हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपकी अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की। मतलब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से कोई बाह्य बल लगा करके किसी ठोस के अंदर विकृति उत्पन्न करते हैं। तो जो हम ठोस के अंदर विकृति उत्पन्न करते हैं वो उसको हमने तीन तरीके से स्टडी करा था बेसिकली। एक उसके लेंथ में चेंज को देखा था, एक हम लोगों ने वहां पर देखा था वॉल्यूम में चेंज को, और एक हमने देखा था वहां पर दृढ़ता गुणांक को, शेयरिंग की बात करी थी। तो इन तीनों के बेसिस पर हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में एक एक टॉपिक के बेसिस पर क्वेश्चन, ताकि वो टॉपिक एग्जैक्टली जैसा आपने पढ़ा, समझा, सीखा है उसी तरीके से एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है, ये क्लियर हो जाए। एंड दूसरी बात कि भाई वो पूरा पैटर्न समझ में आ जाए जिस पर बेसिस हमारे क्वेश्चंस हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लाइक अगर आप IIT, JEE, नीट या CUET की प्रिपरेशन करें, वहां पर पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर आधारित प्रश्नों को। सबसे पहले हम यंग मॉड्यूलस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को समझें कि है क्या, फिर हम बाकी की बातें आगे की तरफ करते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक एक्चुअली इन्होंने कहा था कि भैया अगर आपके पास में एक ऐसा वायर है, या दृढ़ सतह से ये लगा हुआ है, नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब ये πr² है। ये इसकी पूरी की, ये इसको कवर ही कर देता हूं पूरा, ठीक है, दृढ़ सतह से लटका हुआ है। ये इसकी टोटल जो यहां से यहां तक है, इसको हमने लिखा है लेंथ L। अगर हमने इस वायर में यहां पे कोई भार लटका दिया mg, तो आप पाएंगे कि इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, मतलब यह लंबाई इसकी इतनी बढ़ गई। अब ये जो लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, इस बढ़े हुए लंबाई को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल l से। तो यहां पे दो पार्ट आता है, एक आता है हमारा प्रतिबल और एक आती है विकृति। प्रतिबल क्या होता है भाई? तो प्रतिबल जो होता है वो बल बटा में क्षेत्रफल होता है। ये जो होता है ये क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। अब बल F से लिखते हैं, क्षेत्रफल A, और एरिया को ही मैंने लिखा है πr², तो ये क्या हो जाएगा? F अपॉन में πr², ठीक है। और इसी तरीके से विकृति की अगर हम बात करते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है क्या? तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये अल्टीमेटली क्या है भाई? तो लंबाई में परिवर्तन, ये है लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई, मतलब जो उसकी मूल लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। इसको कई जगह पे आप इसके फॉर्म में भी देखेंगे, डेल L अपॉन में L। डेल L का मतलब ये चेंज इन लेंथ, इसी को हम डेल L से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हुक्स लॉ ने कहा था कि हमारा जो प्रतिबल है, यानी अगर मैं इसके ऊपर जितना ज्यादा बल लगाऊंगा, जितना ज्यादा mg लगाऊंगा, इसके लेंथ में उतना ज्यादा परिवर्तन करूंगा। तो प्रतिबल जो है वो समानुपाती होता है सीधे सीधे किसके? विकृति के। और हम अगर इसको लिखते हैं तो सिंपली लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर E टाइम्स ऑफ विकृति। E को ही हम कहते हैं क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां पे प्रतिबल बटा में विकृति जो होती है, ये होता है हमारा एक कांस्टेंट, जिसको हम E कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। हम इसी प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर रहे हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, क्यों अलग है उसमें? तो प्रत्यास्थता गुणांक ही है ये। बस ये कहते हैं कि आपने सिर्फ लेंथ में चेंज किया है, मतलब आपने जो चेंज किया है वो क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में
अनुदैर्ध्य विकृति। ये क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। यह अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है भाई, ई प्रतिबल बटा विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब यहां पर दिया हुआ है हमारे पास में कितना भाई, F अपॉन में A। और विकृति का मतलब हमें पता है, यह है हमारे पास में स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल। फाइनली अगर लिखते हैं तो FL अपॉन में AL है। और अगर लिखेंगे तो F को लिख सकते हैं कि भैया इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो mg है, तो F को लिख दिया हमने mgl अपॉन ये जो A है इसको लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ L। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यंग मॉड्यूलस y इससे गामा से डिनोट करें इज इक्वल्स टू mgl अपॉन में पाई आर स्क्वायर L। ये हमारा यंग मॉड्यूलस। इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने, हमें एक भार लगानी है जिसके वजह से इसके लेंथ में हमें परिवर्तन देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की। इसमें क्वेश्चंस के बेसिकली है ना, टॉपिक हमें समझ में आ चुका है। हमारे पास प्रतिबल, विकृति और यंग प्रत्यास्था गुणांक, इन्हीं पर बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चंस आने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो चाहे तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, है ना, बड़ी काम की चीज है क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले को यूटिलाइज करने वाले हैं भाई। आइए आते हैं टॉपिक में। हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक तार पर 8 × 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का प्रतिबल लगाने पर उसकी लंबाई में 0.40% की वृद्धि होती है। तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई। एक तार पर ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी प्रतिबल दिया गया। तो सबसे पहला ही काम होता है कि भैया जो दिया गया है लिख डालिए। क्या दिया गया है भाई? तो सबसे पहले हमारे पास वह प्रतिबल है। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, एस से डिनोट। ठीक है ना, कितना है? तो ये कह रहे हैं 8 × 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अगर सिर्फ फोर्स होता तो न्यूटन होता है, पर स्क्वायर मीटर है मतलब ये प्रतिबल है। उसकी लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में उसकी वृद्धि कितनी हो रही है? तो 0.40% की। मतलब ये अल्टीमेटली डेल एल या स्मॉल एल अपॉन एल लिख लेते हैं, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, यानी ये लंबाई में परिवर्तन कितनी है भाई? तो 0.40%, मतलब 0.40 अपॉन में 100, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 0.40 × 10⁻²। और अगर चाहे है ना तो इसके बदले में भी ये 2 जीरो नीचे अगर चले जाते तो ये कितना हो जाता? 4 × 10⁻⁴। ये डेसिमल को खिसका दिया और उधर। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली, अच्छा -4 क्यों, -3 ही बचेगा ना। ठीक है, कितना हो गया? -3। ठीक है, ये तो मिल गया मुझे L अपॉन L की बात। अब क्या करना है? तो ये हो गई हमारी वृद्धि होती है, तो तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात कीजिए। तो ये अल्टीमेटली क्या है? ये L अपॉन L, मतलब ये हम बात कर रहे हैं विकृति के बारे में, ये अल्टीमेटली अल्फा के बारे में बात हो गई। तो हमसे कह रहे हैं यंग मॉड्यूलस। तो भैया यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है भाई? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक ये होता है प्रतिबल बटा में विकृति। तो चलिए, प्रतिबल कितना? 8 × 10⁸। विकृति कितनी? तो 4 × 10⁻⁻3। 4 दूनी 8, खत्म। गामा इक्वल्स टू 2 गुणे ये 10⁻³ ऊपर जाएगी तो क्या बना लेगी? प्लस। अगर ये ऊपर जाके प्लस बना लेगी तो 10⁻8 और 3 11, वो भी प्लस का। अब इसकी यूनिट की बात आएगी तो प्रतिबल की जो यूनिट होती है वही यंग मॉड्यूलस की भी यूनिट होती है, क्योंकि विकृति की तो कोई यूनिट नहीं होगी। ये ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो इसकी तो यूनिट नहीं होगी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये होगा 2 × 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इसको, है ना, इजी है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कह रहे हैं 2 तार एक ही धातु के बने हुए हैं। 2 तार है, दोनों का जो धातु है वो एक ही है, एक ही मटेरियल के बने। ठीक है, एक ही मटेरियल से बने होने का मतलब क्या हो जाता है भाई? तो उसका घनत्व दोनों का जो होने वाला होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक, चलिए, प्रथम तार की लंबाई द्वितीय तार की लंबाई की आधी है तथा उसका व्यास दूसरे तार के व्यास का 2 गुना है।
यदि दोनों तारों पर समान भार लटकाया जाए तो उनकी लंबाई में हुई वृद्धि का अनुपात बताइए। देखिए ना, यहां पे हमसे कह रहे हैं कि दो तार एक ही धातु के बने हुए, प्रथम तार की लंबाई द्वितीय तार की लंबाई की आधी। मतलब पहला स्टेटमेंट यहां पर जो दिया गया है, प्रथम तार की लंबाई द्वितीय तार की लंबाई की आधी है। मतलब L1 जो है वो L2/2 के बराबर है। उसका व्यास दूसरे तार के व्यास का 2 गुना है। मतलब D1 जो है वो ट्वाइस ऑफ D2 है। अच्छा, जो D1 होता है जो रिलेशन, वही रेडियस में भी रिलेशन होगा। मतलब रेडियस भी लिखूं तो R1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2 लिखूंगा। ये व्यास के लिए था और ये किसके लिए, ये आपको लंबाई के लिए संबंध गिवन है, ये आपके पास में व्यास के लिए गिवन है, और ये हमने निकाल ली है त्रिज्या के लिए। क्योंकि देखिए ना, D/2 करूंगा, यहां पर भी 2 करूंगा, ये 2 तो कैंसिल ही हो गया ना। अगर जो इसका व्यास है ना, व्यास के लिए जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है वही रेडियस के लिए भी होती है, क्योंकि सेम प्रोपोर्शनल ही होंगे। यदि दोनों तारों पर समान भार लटकाया जाए, समान भार लटकाने का मतलब यह हो गया कि पहले पर जो भार लटकाएंगे F1 वो F2 के बराबर हो। समान भार के कारण, समान भार के कारण F इक्वल्स टू जो mg होगा, ये दोनों कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि भैया उनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात बताइए। ठीक है, इसके लिए लंबाई में वृद्धि के लिए हमें क्या करना होगा भाई, तो हम अपने यंग मॉड्यूलस को इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए ना, यंग प्रत्यास्था गुणांक से, यंग प्रत्यास्था गुणांक में क्या कहते हैं भैया, तो ये कहते हैं गामा इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये mg, ठीक है ना, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल को फोर्स अपॉन में, फोर्स, चलिए पूरा लिखता हूं, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। मतलब FL अपॉन में A स्मॉल l। अब अगर इसको और लिखते हैं तो गामा इक्वल्स टू F की जगह पे लिखिए क्या, mg, ये हो गया L अपॉन में AL। दो तार एक ही धातु के बने हैं, व्यास में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, दोनों तारों पर समान भार लटकाया जाए तो लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसकी, है ना, उसके अनुपात की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तार अगर समान उसके बने होंगे तो इसका मतलब एक चीज होगी कि उनका यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समान धातु के अगर बने हैं तो भैया यंग प्रत्यास्था गुणांक दोनों का कैसा रहने वाला, सेम। तो एक बात देखिए, यहां पर L इक्वल्स टू, ये चेंज इन लेंथ की बात करना था, तो L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mg कैपिटल L अपॉन में A टाइम्स ऑफ F। तो अब यहां पे लिखता हूं, ये स्टेटमेंट ही थोड़ी काम के स्टेटमेंट है। देखिए m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, और ये f क्यों भैया, गामा ना, ये आएगा ना, ये गामा आएगा। ठीक है, l को इधर ले गया, गामा को इधर ले, तो मैं कहता हूं कि देखिए ना, चूंकि m g mg दोनों और गामा ये सब कैसे हैं, स्थिरांक। आप बोलोगे कैसे, अपनी मर्जी से, नहीं भाई, इन्होंने mg को बराबर रखने को कहा है खुद से। इन्होंने गामा की बात, एक ही तार से बने हुए, मतलब क्या, प्रत्यास्था गुणांक दोनों की भाई मेटरलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो गामा सेम हो गया। अगर ये स्थिरांक है तो ये L जो हो गया ये समानुपाती हो जाएगा किसके, mg खत्म हो चुका है, L अपॉन में A के, किसके समानुपाती, L अपॉन में A। अब प्रश्न के हिसाब से बातचीत शुरू होगी। क्या कहता हूं मैं कहता हूं अतः L1 अपॉन में L2 अगर लिखेंगे तो ये L1 अपॉन में A1 अपॉन में L2 अपॉन में A2 हो जाएगा। अगर इसको फर्दर लिखेंगे तो ये L1 अपॉन में A1 या L1 अपॉन में L2 इंटू A2 अपॉन में A1 हो जाएगा। ये L1 अपॉन में L2, A2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो A2 अपॉन में A1, और लिखें तो L1 अपॉन में L2 इंटू एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर,
तो पाई R2 का स्क्वायर बटा में पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई भी कैंसिल हुआ, मतलब L1 अपॉन में L2 जो मिलेगी आपको वो L1 अपॉन में L2, कैपिटल L1 अपॉन में L2 ओरिजिनल लेंथ है ना, स्मॉल l मतलब चेंज इन लेंथ है, इनटू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर है। अब क्या रिलेशन गिवन है, आइए चलिए देखें और इनको रख दें, हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए ना, L1 इक्वल्स टू L2 अपॉन 2, तो यहां से अगर आप लिखते हैं L1 अपॉन में L2 तो कितना मिलेगा 1 अपॉन में 2। R1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2, तो यहां से अगर लिखते हैं R2 अपॉन में R1, या R2 को इधर R1 को इधर ले आइए तो 2 इधर आएगा 1 के अपॉन में, तो ये भी 1 अपॉन 2, तो उठा करके रख दीजिए ना, हो गई ना बात खत्म। ये 1 अपॉन में 2 इंटू इसकी जगह पे ये पूरे टर्म की जगह पे 1 अपॉन 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1 बटा में 8, मतलब L1 अनुपात L2 कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 8। हमसे क्या मांगा गया था कि भैया लंबाई में हुई वृद्धि का अनुपात बताइए, ये होता है भैया 1 अनुपात 8 होती है इसकी लंबाई में वृद्धि। इजी है, आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी आई होप कि यहां तक में नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अगले सवाल पे बढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 पे आने वाले। चलो भैया हटा दिया जाए, क्लियर। आओ नया सवाल। किसी सर्कस में एक मानवीय पिरामिड में एक संतुलित ग्रुप का सारा भार एक व्यक्ति जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है के पैरों पर आधारित है। अच्छा, इस कार्य को निष्पादन करने वाले सभी व्यक्तियों में जो प्लाकों आदि का कुल द्रव्यमान 280 kg है। ठीक है, पिरामिड की तली पर अपनी पीठ के बल लेटे हुए व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है। इस व्यक्ति की प्रत्येक उर्वस्थि मतलब फीमर की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है तथा प्रभावित त्रिज्या जो है ना 2 सेंटीमीटर है। निकालिए कि अतिरिक्त भार के कारण प्रत्येक उर्वस्थि पर कितनी मात्रा से संपीड़ित हो जाएगी। गामा दिया हुआ है, 80 गुणांक भी दिया है। ये भाई ये अल्टीमेटली अगर देखें तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल अल्टीमेटली आप कह सकते हैं एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। काफी अच्छा सवाल है ये, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो एक व्यक्ति है भैया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा एक व्यक्ति इधर साइड में यहां पे थोड़ी सी ड्राइंग, हाँ ठीक है चलो, ये एक व्यक्ति है ऐसा ऐसा, ठीक है, इधर ऐसा कुछ हाथ वाथ होगा इसका, है ना, ऐसा लेटा हुआ अपने पिठ के बल। यहां पे एक दफ्ती टाइप, एक ऐसा दफ्ती टाइप है ना, इस पूरे को ऐसा रख करके, ठीक है, ऐसा लेटा हुआ है, इस पर बनी हुई है क्या पिरामिड। अब पिरामिड बनाने के लिए बहुत सारे लोग तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपली ऐसा बनाता हूं कि इस पर क्या बनी है, एक पिरामिड बनी है, और ये जो पिरामिड बनी है ये लोगों के द्वारा बनी है ना, जो अपन बनाते हैं वो क्या कहते हैं, मटकी फोड़ में, तो ये लोग इस पे खड़े और पूरा का पूरा भार सहन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। 2 फीमर है 50 सेंटीमीटर, तो भैया एक फीमर के बेसिकली बेसिस पे हम बात करना शुरू करेंगे इस पे, क्योंकि कह रहे हैं ना कि निकालिए कि अतिरिक्त भार के प्रत्येक उर्वस्थि, कितनी उर्वस्थि होती है, 2 है, तो एक एक उर्वस्थि पे निकालनी है। तो आइए जरा हम इसको इधर चलते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं। गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद मजा आएगा। कह रहे हैं सर्कस में मानवीय संतुलन अपने पीठ के बल, ये देखिए ये अपने पीठ के बल नीचे भैया ऐसा ऐसा पीठ के बल ऐसा लेटा हुआ है ना, ड्राइंग पे मत जाना, बस समझ में तो आ ही रहा है, खैर ठीक है, ये ऐसा पीठ के बल ऐसा लेटा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पैरों पर आधारित है, निष्पादन करने के लिए देखिए कुल द्रव्यमान 280 kg है और व्यक्ति का 60। तो आइए देखिए कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान जो है ये है हमारा 280 kg, ठीक है। और जो व्यक्ति का द्रव्यमान है
व्यक्ति का जो द्रव्यमान है, ये व्यक्ति का द्रव्यमान है 60 केजी। ठीक है, व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 60 केजी। अब एक छोटी सी बात यहां पर समझने की है, तो देखिए ना, प्रभावी भार की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना होगा? 280 में से 60 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 280 में से 60 माइनस मतलब कितना मिलेगा? तो 220 केजी। कितना हो जाएगा? 220 केजी। और 220 केजी में भी 220 केजी को अगर मैं बल के रूप में, मैं ऐसा लिख लेता हूं, प्रभावी बल, तो भैया ये कितना होगा? 220 इंटू 9.8। भैया अल्टीमेटली क्या होता है? mg। तो 220 इंटू 9.8 कर लेता हूं, ये कितना बन गया भाई? तो ये आपको मिल जाएगा, है ना, ये जीरो को जीरो रखिए, 8 दूनी 16, 1, अच्छा पूरा ही करना पड़ेगा यार ये तो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 220 इंटू 9.8, ये जीरो का जीरो रखा हुआ है ना, ये तो डेसिमल को उड़ा देगा, 22 खत्म, है ना। 22 इंटू 98, चलो ठीक है, 98 इंटू 22 ऐसा कर लेते हैं ना। 8 दो, ये 196 हो गया और ये भी 196 हो गया। ये 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 9 1 10 11 और ये 2, मतलब 2156। कितना? 2156 न्यूटन। अब मैं कहता हूं अर्थात प्रत्येक फीमर जो है ना, प्रत्येक फीमर पर आरोपित बल, तो प्रत्येक फीमर मतलब 2 फीमर है, कितने हो जाएंगे भैया? तो 2156 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से एक बार में गया 0, है ना, तो 15, 7 दूनी 14 और 8, ये हो गया, है ना। मतलब प्रत्येक फीमर द्वारा जो बल होगा, एफ की जो मान आ गई वो 1078 न्यूटन के बराबर। तो अभी तो भैया हमारा एक कैलकुलेशन यहां पर बना। अब आगे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक उर्वस्थि की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा प्रभावी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, लंबाई और त्रिज्या और यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है यहां पर। लंबाई कितना दिया भैया? लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर जस्ट होल्ड, हाँ, कैपिटल एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस भी दिया है। तो यंग मॉड्यूलस सबसे पहले लिखना है, तो 9.4 इंटू 10, है ना, न्यूटन स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितना है? 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9 है यार ये। ठीक, तो ये कितना हो गया? 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। रेडियस यहां पर जो गिवन है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर और वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, है ना, तो मतलब ये 0.2 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली, चलिए ऐसा कर लेते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे F मिल गया, L मिल गया, R मिल गया, गामा मिल गया। सवाल यह पूछा जा रहा है कि कितनी मात्रा में संपीड़ित हो जाएगी, मतलब हमसे मांगा जा रहा है डेल L की वैल्यू, मतलब हमसे जो मांगा जा रहा है वो डेल एल की वैल्यू। मैं डेल एल लिखना शुरू करता हूं भैया ना, जो स्मॉल एल लिख रहे थे उसको डेल एल बोल देता हूं, प्रोनाउंसिएशन में भी आसान होगा आपको समझने में भी, नहीं तो कैपिटल और स्मॉल में, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। डेल एल मतलब वही चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो स्मॉल एल लिख रहे थे उसको डेल एल लिख रहा हूं, चेंज इन लेंथ। चलिए अब देखिए ना, यंग मॉड्यूलस से हमें यहां पे चीजें पता है, चूंकि फोर्स डायरेक्टली गिवन है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, फोर्स, ठीक है, इंटू लेंथ अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। क्यों पाई आर स्क्वायर कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर है ना आर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब स्मॉल आर के टर्म में ये गिवन है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? एफ की वैल्यू हमारे पास में 1078, एल की वैल्यू यहां पर गिवन है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू डेल एल मुझे चाहिए
तो अगले लाइन में यहीं पे चेंज कर लेता हूं, डेल एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ गामा। ये डेल एल को इधर लाइए, गामा को नीचे भेज दीजिए। तो यहां पर अब गामा की वैल्यू बताइए, गामा की और वैल्यू, तो गामा की वैल्यू है यहां पर 9.4, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू 10⁹9। ठीक है, अब यहां पर शुरुआत होगी इसकी कैलकुलेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है भैया कि ये इसको यहां रखो, 50 को भी यहां रखो, नीचे में क्या दिख रहा है तो 3.14 को यहां रखिए, यहां से 2 दूना, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा, सॉरी 9.4 इंटू, अब ऊपर में ये 10⁻⁻2 था, यहां से 10⁻⁻4 आएगा, ये 10⁻⁻4 और इंटू ये 10⁻9 आएगा प्लस का। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.56 इंटू 10⁻5 मिल जाएगा, 4.56 इंटू 10⁻, मुझे 5 मिल जाएगा। किसकी वैल्यू भाई, तो ये मुझे मिल जाएगी वैल्यू हमारे गामा की। ठीक है, तो यहां से हमारा गामा निकल करके आ जाएगा, गामा क्या, डेल एल निकलेगा भाई, सॉरी ये किसकी वैल्यू निकाल के ला रहा हूं, डेल एल की, चेंज इन लेंथ की। तो ये चेंज इन लेंथ हमारे किस में चल रही है, ये चल रही है हमारी, है ना, मीटर में। अब अगर इसी को उठा करके हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 4.56 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये इतना हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा मीटर। अब क्या काम करना है, तो अब हमें यहां पर निकालना है, ये तो हमारे चेंज इन लेंथ मिल गया, मेरे से यहां पर मांगा जा रहा है कि कितनी मात्रा में संपीड़ित हो गई। तो भैया संपीड़न की स्थिति हम लोगों ने वहां पर निकाल करके रख दी। इसके बावजूद अगर अपन चाहते हैं कि भैया इसको, है ना, इसको अपन निकालें परसेंटेज में, तो देखिए ना, संपीड़न परसेंटेज, संपीड़न प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे, ये 4.56 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में ओरिजिनली कितना था, तो ओरिजिनली यहां पर था 50 सेंटीमीटर, ये रहा 50 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2, अच्छा 10⁻⁻5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये -2 इंटू 100%। ऐसा करके हम यहां पर प्रतिशत मान भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, वैसे हम लोगों ने यहां पर डेल एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, है ना, यहां पर हमने निकाली कि लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 पर। यहां कह रहे हैं कि एक तार जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर है, एक तार है जिसकी लंबाई हमें 2 मीटर गिवन है, क्या है भैया, दिया गया है तार की लंबाई, मतलब एल हमारे पास में, लंबाई हमारे पास में गिवन है 2 मीटर, त्रिज्या रेडियस 0.05 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज कर लें, तो सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 0.05 इंटू 10⁻⁻2, है ना। अब ये 2 जीरोज और बढ़ जाएंगे, मतलब ये 5 इंटू 10⁻⁻4 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, तो 10 केजी भार से खींचा जाता है। ठीक है, 10 केजी भार से खींचा जाता है, मतलब इसका मास जो गिवन है वो क्या है भाई, 10 केजी। यदि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा यहां पर गिवन है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो तार की लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए, मतलब हमसे फिर से मांगा जा रहा है कि आप हमें डेल एल कैलकुलेट कर दीजिए। तो डेल एल कैसे निकलेगा भाई, तो हमारे यंग मॉड्यूलस से ही निकलेगा। यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू, हमें पता है कि, अब डायरेक्ट लिखता हूं, है ना, mg एल अपॉन में ए डेल एल, यही होता है। तो डेल एल को अगर यहां पर लेकर के आता हूं तो ये हो जाएगा mg एल अपॉन में ए, गामा को नीचे ला दीजिए, इंटू गामा। अब एरिया भी दिया नहीं है, तो एक काम करता हूं, मैं एरिया को भी रख लेता हूं, कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू गामा।
तो अब डेल एल की वैल्यू जरा कैलकुलेट करके देखिए। तो m की जगह पे 10 kg है ना, तो 10 kg हो गया इनटू g की वैल्यू 9.8, ये तो हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल एल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल एल जो है वो 2 मीटर यहां पर लंबाई गिवन है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू भी यहां पर गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर इंटू गामा गिवन है भाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 11। आइए चलिए जरा इसको सॉल्व करें। तो डेल एल इक्वल्स टू, ये नंबर्स को एक साथ रखते हैं हम जरा, 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2 अपॉन में 3.14 इंटू 25, ये 5 5 जा 5 का स्क्वायर 25 इंटू क्या भैया 2, ठीक है। तो 2 से 2 तो उड़ा भी सकते हैं, ये 2 से 2 उड़ा दीजिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 उड़ा देते हैं, तो ये हो गया इंटू 9.8 है ना अपॉन 3.14 इंटू 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ऊपर 10 टू द पावर को जरा देखें तो ये अकेला 10 ही है, कुछ है ही नहीं, ठीक है 10 कर लो। नीचे में जो है वो क्या है भैया, तो ये 10 की पावर 11 और 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा प्लस का 11। यहां से अगर 10 मल्टीप्लाई ही कर दें इसमें तो ये हो गया हमारा 98 अपॉन में 3.14 इंटू 25 इंटू ये 10 टू द पावर 11 और ये -8 कंपनसेट होकर के कितना बना लेंगे, तो ये -3 बच जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 ऊपर पहुंचा देता हूं। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लेते हैं। तो भैया 98 को या फिर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 3.14 इंटू 25, तो 25 से अच्छा इसके भी डेसिमल को उड़ाएं तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, है ना। इसको अगर उड़ाते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको हटाई देता हूं, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। ये देख लीजिए 100 का मतलब क्या है, तो 10 की पावर में प्लस में 2, तो यहां से कितना बचा, तो ये 98 अपॉन में 314 इंटू 25, ये 10 की पावर -1, अल्टीमेटली -1 मतलब ये इसी को उठा करके 250 कर देता हूं, खत्म। अब कर लेते हैं, देखिए तो 314 को 25 से कर दीजिए गुणा, 25 चौके 100 है ना, 25 चौके 100, 10 25 से कम 25, 10 35, 3 और 25 3 75 और 3 78, और एक जीरो है तो ये जीरो लगाता हूं, ये हो गया हमारा 98 अपॉन 78500, ठीक है। 98 अपॉन 78500, मतलब फाइनली ये बन जाएगा 0.124, ठीक है। कितना, 0.124 बनेगा डेल एल की वैल्यू, मतलब चेंज इन लेंथ 0.124 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगी, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। इतना सेंटीमीटर हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमें समझ में आया, इसमें भी कोई बहुत विशेष काम नहीं करना था, इसमें हमारे पास में ट्विस्ट के नाम पे आज सच कुछ भी नहीं था, है ना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था आई थिंक इससे ज्यादा बेहतरीन था। बढ़ते हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे। 5वें सवाल में कह रहे हैं कि 0.6 mm मोटा फौलाद के तार पर 3140 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन की धातु का टुकड़ा लगाया जाता है। धातु का टुकड़ा जब पूर्ण रूपेण पानी में डूब जाता है तो तार की लंबाई में 2 mm का परिवर्तन हो जाता है। यहां कुछ चीजें बदल रही हैं, यहां पे 0.6 mm मोटे फौलाद की बात, मतलब ये डायमीटर की बात हो रही है ना। डी गिवन है आपको, व्यास गिवन है आपके पास में 0.6 mm, इसका मतलब कितना हो गया भाई, तो ये यहीं से मैं रेडियस को और कैलकुलेट कर लेता हूं, तो रेडियस हो जाएगा आपका d अपॉन में 2, मतलब 0.6 अपॉन में 2 यानी 0.3 mm में है, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख दूं मीटर, -3 से मल्टीप्लाई करके मैंने मीटर में चेंज कर लिया। अच्छा अब ठीक है, रेडियस मिल गया, रेडियस अगर मुझे मिल गया, रेडियस ये रेडियस मिल गया। अब मुझे क्या लेना है, तो मेरे पास में ये क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन यहां पर गिवन है, ठीक है ना। तो आयतन अगर मेरे पास में गिवन है ना, तो मैं यहां से निकालता हूं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे आयतन इंटू घनत्व, ठीक है।
तो आयतन कितना है 3140 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू घनत्व अगर हम लेते हैं तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 3140 ग्राम। केजी में बदल लेते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3140 इंटू 10⁻³ kg। चलो ये भी आ गया। टुकड़ा लटकाया जाता है तो लंबाई में वृद्धि, मतलब ये चेंज इन लेंथ पहले से ही दिया हुआ है, यानी ये डेल एल पहले से ही दे रखा है कितना, तो 2 mm। 2 mm का मतलब कितना, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर ये गिवन है। यंग मॉड्यूलस ये डायरेक्टली यहां पर गिवन है। तो हमसे मांग रहे पूर्ण लंबाई बताइए, तो ये तो और आसान काम हो गया। क्या होता है भाई, तो गामा इक्वल्स टू अगर न्यूमेरिक टर्म में इसको बात करना शुरू करूं तो मैं कहता हूं कि mg कैपिटल L अपॉन में एरिया के लिए यहां पर पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल होता है। अब की बारी ये कैपिटल L मांग रहे हैं, है ना, ये स्मॉल मतलब डेल एल की बात नहीं हो रही है। चेंज इन लेंथ उन्होंने दे रखी है ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या बनाएंगे mgl इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर डेल एल, मतलब L इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर डेल एल अपॉन में mg। अब लो भैया इन सभी जगहों पर पुटअप कर दो क्या क्या, तो जो जो वैल्यूज यहां पर गिवन है, तो गामा की पहले वैल्यू कितनी गिवन 2 इंटू 10⁻11 इंटू पाई 3.14 आर 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, डेल एल 2 इंटू 10⁻³ अपॉन m की वैल्यू 2 इंटू 10⁻, नहीं m तो ये है ना 3140 इंटू 10⁻³ इंटू जी 9.8। अब देखिए कुछ कटने पिटने की कहानी। मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि भैया अगर मैं इसको उड़ा दूं तो 314 हो जाएगा। इसको उड़ा करके नीचे 10 की पावर कितनी लगा दूं 2, ये दशमलव उड़ गया। अब अगर 314 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये पूरा टर्म 10 बार में कट गया, है ना। और इसी तरीके से अब अगर कुछ और नंबर्स को भी कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो चलिए पहले नंबर्स लिख लेता हूं। ये 2 गुणे 2 4, ये 2 गुणे 2 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09, ठीक है। ऊपर के नंबर्स खत्म हो गए, नीचे आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना है भैया 9.8। अब 10 की पावर को रिजोल्व करते हैं, 10 की पावर 2 और एक 10, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, ये खत्म हो जाएगा नीचे ही। ऊपर में बात करते हैं तो 10 की पावर 11 यहां पर गिवन है इंटू 10 की पावर 11 यहां पर गिवन है, ये कितना होगा, तो 10⁻³ की पावर 2 तो 10⁻6 इंटू ये 10⁻3, ठीक है। तो यहां से ये तो नीचे वाले कंपनसेट हो गए, खत्म ही हो गए। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, नीचे वाले तो कंपनसेट हो गए भैया, नीचे वाले सब समाप्त हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ जो बचे हैं वो क्या बचे हैं, ये वाले नंबर्स। तो ये कितना 11 और 6 और 3 9, तो मतलब ये 4 अपॉन में 9.8 इंटू 0.09 इंटू ऊपर में कितना बच जाएगा 10 की पावर में 2, नीचे वाले तो खत्म ही हो गए। अब इसको कैंसल आउट कर लीजिए, तो फाइनली मेरे को जो कैपिटल L की वैल्यू मिल जाएगी वो मुझे मिल जाएगी 3.67 मीटर। कितनी हो जाएगी 3.67 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 3.67 मीटर। तो ये मिलेगा मुझे एक्चुअल लेंथ ऑफ दीवार। तो ध्यान में आ रही है मेरे को बात कि भाई सबसे पहले वाले कार्यक्रम में क्या किया था, तो पहले तो हमसे मांग लिया था यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा और हमसे फिर मांगा गया क्या भाई यंग प्रत्यास्था गुणांक ही, जहां पर हमसे डिस्कशन करी गई ये चेंज इन लेंथ की। क्वेश्चन अच्छा सा था। फिर इसके बाद भाई अगले सवाल में भी डेल एल की, लेकिन फॉर्मेट अलग था, है ना, वहां पे फोर्स में गेम हो रहा था। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब हमारे पास में आ चुका है क्या, तो कैपिटल एल में चेंज की बात कर, मतलब कैपिटल एल की बात कर रहे हैं, यानी चेंज हमें दे दिया गया है, पूर्ण लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें, तो ये टोटल लेंथ हो गई। चलिए
बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, छठवें प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न में कह रहे हैं कि एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 mm तथा लंबाई 1 मीटर है। अच्छा, छड़ की जो त्रिज्या है क्या दिया गया है भैया, तो त्रिज्या आर गिवन है 10 mm। चलो तुरंत के तुरंत इसको मीटर में चेंज करें तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मतलब ये कितना हो गया 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, लंबाई 1 मीटर, कैपिटल एल 1 मीटर गिवन है, और जो फोर्स है वो 100 किलो न्यूटन है, मतलब 1000 इंटू 100 यानी 10 की पावर 5 न्यूटन है। ठीक है, इसको लंबाई की दिशा में तनित किया गया, लेंथ की दिशा में तनित किया गया, मतलब यंग मॉड्यूलस की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमको निकाल करके दीजिए प्रतिबल। ठीक है, क्या निकाल करके दीजिए भाई, सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें निकाल करके दीजिए प्रतिबल, तो प्रतिबल निकाल देते, चलिए एक एक करके कर लेते हैं। ए कह रहे हैं प्रतिबल की, तो प्रतिबल क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे कि प्रतिबल जो होता है ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल। ये कौन होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। अब यहां पर प्रतिबल निकालने के लिए है ना, फोर्स अपॉन में एरिया को अगर लिखे तो ये फोर्स तो एज इट इज हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, एरिया जो है वो नहीं है डायरेक्टली, तो ये पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। फोर्स है 10 टू द पावर 5, पाई है 3.14 और r की वैल्यू यहां पर है 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 10 टू द पावर 5 अपॉन 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी ये हो जाएगा 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये मुझे मिला प्रतिबल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि इसका विस्तार बताइए और विकृति की गणना कीजिए। तो विस्तार बताने का मतलब है हमसे मांगा जा रहा है कि आप इसमें डेल एल की बात करके ले आइए। किसकी बात करिए, डेल एल की। तो मैं कहता हूं विस्तार, बी ऑप्शन में हमसे मांगा जा रहा है विस्तार, यानी हमसे चर्चा हो रही है डेल एल की बात कीजिए, चेंज इन लेंथ बताइए। तो भाई मुझे एक फॉर्म ये पता है कि यहां पे यंग मॉड्यूलस हमारे पास में गिवन है, ये हमारे पास में यंग मॉड्यूलस गिवन है। तो यंग मॉड्यूलस से हमें पता है, यंग मापांक से हमें क्या पता है भाई, तो ये पता है ये होता है प्रतिबल बटा में विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटा में विकृति। तो यंग मापांक मतलब गामा इक्वल्स टू प्रतिबल यानी एस की बात कर रहे हैं, विकृति मतलब डेल एल अपॉन में एल की चर्चा कर रहे हैं। इसको अगर फर्दर लिखते हैं तो ये क्या है भाई, तो एस टाइम्स ऑफ एल अपॉन डेल एल की बात करें, तो मुझे डेल एल चाहिए, तो डेल एल इक्वल्स टू आप कहेंगे एस एल अपॉन में गामा। एस मतलब क्या है भाई, तो वो प्रतिबल है। प्रतिबल डायरेक्टली मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो रख लेता हूं मैं 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एल की बात करिए, कैपिटल एल की बात करिए, तो जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ये यहां पर गिवन है लेंथ है 1 मीटर, तो इंटू 1 कर दिया, और गामा जो है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। तो भैया ये डेल एल जो हो गया ये 10 की पावर कंपनसेट हो जाएगा, है ना। 2 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो कितना मिलेगा भाई, 2 से एक बार में क्या, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, 1 11, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 1 18 तो 9, मतलब ये कितना बन गया, ये बन गया 1.59 इंटू 10 टू द पावर, ये जाएगा तो ऊपर -2 हो जाएगा, -2 मीटर। ये मिल गया मेरे को डेल एल। ये क्या मिल गया, मुझे मिल गया डेल एल। अब मेरे पास में एक और सवाल है यहां पे पूछा जा रहा, वो है क्या भाई, तो कह रहे हैं विकृति। तो डेल एल मिल गया और एल हमारे पास में है ही, तो विकृति यहीं पर निकाल देता हूं मैं, सी। विकृति जो होती है वो लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई होती है, मतलब ये डेल एल अपॉन में एल होता है।
तो विकृति कितनी होगी, तो यहां पर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये हो जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि यहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मीटर मीटर ही होगा, तो ये मीटर से मीटर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप कहेंगे प्रारंभिक लंबाई 1 है ना, इसको 1 से डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा, 1.59 ही तो मिलेगा ना। तो 1.59 इंटू 10⁻²² होगा इसके विकृति के लिए। ठीक है, क्लियर होगी यहां तक की बात। ठीक, चलिए चाहे तो भैया फिर से आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अगले सवाल पे बढ़ने वाले हैं। चलिए, आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट रख लिया है। अगले सवाल की बात करी जाए। 7वें प्रश्न, यहां पे कहना है कि एक इस्पात के तार की लंबाई 4.7 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर है। इस तार पर उतना ही बल लगाया जाता है जितना कि उस तांबे के तार पर जिसकी लंबाई 3.5 मीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों के अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उनमें प्रसार एक समान हो रहा है। अच्छा, ये देखिए क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक इस्पात के तार की लंबाई, ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि L1 जो है ये गिवन है 4.7, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब A1 भी गिवन है कितना 3.0 इंटू 10⁻⁵ स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से मेरे पास में तांबे के तार के लिए अलग से कैलकुलेशन दी गई है। एक इस्पात का तार और एक तांबे के तार है, दोनों की तुलना करनी है। तो इसकी लंबाई कितनी गिवन है भाई, तो ये है 3.5 मीटर और ये इसकी परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है मतलब A2 की जो वैल्यू है ये है 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, स्क्वायर बेसिकली, तो -5 स्क्वायर मीटर। यदि दोनों में प्रसार एक समान हो मतलब डेल एल की वैल्यू दोनों के अंदर डेल L1 इज इक्वल्स टू डेल L2 हो, ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो भैया देखिए ना, गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है हमारा फोर्स। इस्पात के तार, इस तार पर उतना ही बल लगाया जाता है, मतलब एक और चीज है F1 भी बराबर है F2 के। तो अब देखिए F L अपॉन में A डेल L होता है। यहां पर चूंकि F तथा डेल L कैसे हैं, ये दोनों स्थिर हैं, ये दोनों स्थिरांक हैं, कांस्टेंट है। तो गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा L अपॉन में A। क्या होगा, L अपॉन में A, अर्थात प्रोपोर्शनल लगा दीजिए। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन में A1 अपॉन L2 अपॉन में A2 होगा। मतलब L1 अपॉन में L2 इंटू A2 अपॉन में A1 होगा। यानी गामा 1 अपॉन गामा 2 जो है L1 4.7, L1 4.7, L2 3.5 इंटू A2 4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻5। तो ये देखिए जो जो कटपिट जाए काटपिट दीजिए, बन गया आंसर। ये -5 कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 47 इंटू 4 अपॉन 35 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये अगर मैं इसको कुछ काटू पीटू तो कुछ कटेगा क्या, 4 3 7 11, अरे कुछ नहीं कट रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक 28, ठीक है, 2 4 चौके 16 और 2 18, ठीक है, ये 5 3 15, 1 और 3 3 9 1 10, y1 अपॉन y2 जो मिला 188 बटा में 105। क्या मिल गया, 188 बटा में 105। ठीक है, कुछ अगर कटना पिटना होगा तो कुछ कटने लायक दिख ही नहीं रहा, खैर छोड़ते हैं, है ना, डिवाइड कर लीजिएगा, कुछ नंबर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फाइन। ये हमारा इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना था, हमने इन दोनों के बीच में रेशियो कैलकुलेट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8वें प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 8 ये कह रहे हैं कि रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक गिवन है और उसका घनत्व गिवन है। तो ज्ञात कीजिए कि रबर 10 मीटर लंबी डोरी को ऊर्ध्वाधर लटकाने पर अपने ही भार से कितना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा सवाल होता है भैया, और ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा भी जा सकता है। ये देखिए ना, ये एक रबर की डोरी, यहां पर क्या रखनी है, एक रबर की डोरी है। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये रबर की डोरी में, ठीक है, ये रबर की डोरी यहां पर लटक रही अपने ही भार से। तो अपने ही भार का मतलब होता है कि अपने ही भार, जहां पर ये लिखा है इसका मतलब कि लगने वाला जो बल होगा, इसमें लगने वाला विरूपक बल जो होगा, ये अंडरस्टूड है ना। लगने वाला विरूपक बल कहां लगता है भाई, तो इसके द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। कहां, इसके द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स लगेगा ये यहां पे लगेगा, तो जब यहां पे लगेगा तो चेंज इन लेंथ जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, तो ये टोटल लेंथ होता है। मान लीजिए ये यहां से यहां तक का टोटल लेंथ है L, इसमें नहीं मिलेगा। ये जो चेंजेस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में, L/2 हिस्से में ही मिलेगा। किस में, L/2 के हिस्से में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला सेट करते हैं, फिर इसके बाद हम बात कर पाएंगे। तो देखिए, यंग मॉड्यूलस जो होता है वो आपने पढ़ा है कि फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ होता है। मैं कहता हूं कि जब बात हो रही है कि अपने ही वजन के कारण, तो ये अपने ही वजन का होने का मतलब कि इसका द्रव्यमान केंद्र है, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र। और एक सिमेट्रिक सिलेंडर के लिए द्रव्यमान केंद्र उसके लेंथ के आधे हिस्से पर होती है। ये देखिए, ये रबर का होता, अगर मैं यहां से फोर्स लगा करके इसको नीचे खींचूंगा तो इससे ऊपर वाले में ही तन्यता आएगी ना, कि नीचे वाले में भी तन्यता आएगी। ये इसको यहां से नीचे अगर खींच रहा हूं तो भैया सिर्फ इतने में ही तन्यता आएगी, ये नीचे वाले में कोई तन्यता नहीं आएगी। तो इसीलिए सिर्फ L/2 में ही चेंजेस होगा। तो ये गामा इक्वल्स टू FL अपॉन A डेल L का फॉर्म चेंज करके गामा इक्वल्स टू अब FL अपॉन में 2 A डेल L की बात करूंगा। अर्थात मैं और अगर चर्चा करूं तो मैं कहूंगा कि गामा इक्वल्स टू हो गया FL अपॉन में ट्वाइस ऑफ A डेल L। ठीक है, क्या हो गया, FL अपॉन में ट्वाइस ऑफ A डेल L। अच्छा, अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। कह रहे हैं यहां पर कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे दीजिए, लंबी डोरी लटकाने पर अपने ही भार से कितनी बढ़ जाएगी, मतलब डेल L की बात करवा रहे हैं। तो यहां से डेल L निकालिए। डेल L आप कहेंगे कि ये हो जाएगा FL अपॉन में ट्वाइस ऑफ A गामा। और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखाता हूं, मैं कहता हूं कि ये डेल L इक्वल्स टू, है ना, F को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर घनत्व की बात इन्होंने कर ली है, इसलिए घनत्व की जब बात कर ली है तो देखिए ना, मैं कहता हूं कि ये हो जाएगा हमारा mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ A गामा। m को अगर मैं लिखता हूं, m को, है ना, द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को इधर साइड में मैं थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूं। द्रव्यमान इज इक्वल्स टू होता है भैया आयतन इंटू घनत्व। क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। अब थोड़ा सा समझेंगे। आयतन को मैं अगर लिखता हूं कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो इसमें तो कोई गुंजाइश, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है। आयतन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूबिक मीटर। और मैं कहता हूं कि इसमें लंबाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर होता है और ये मीटर तो होकर के क्यूबिक मीटर ही हुआ ना। मतलब क्षेत्रफल में अगर एक लेंथ का मल्टीप्लाई और कर दूं तो वो आयतन बन जाएगा। इनटू जो घनत्व है ये तो है ही है, इनटू ये घनत्व है। तो फाइनली ये क्या बन गया, क्षेत्रफल मतलब एरिया। इसको अगर हम कहते हैं तो ये लेंथ है हमारा L, और ये घनत्व को मैं लिख लेता हूं D। तो द्रव्यमान की जगह पे मैं लिखता हूं, जरा देखिए, ALD, ये M की जगह पे लिखा है। बाकी का फॉर्म, चलिए इसको, है ना, इसको अलग तरीके से लिख देता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको, है ना, कोई कंफ्यूजन ना है। ये हमारा ALD, बाकी जो जैसा चल रहा था वो तो चल ही रहा है। ये M की जगह पे लिखा है, G वैसे ही होगा, L वैसे ही होगा, ट्वाइस ऑफ AY वैसे ही होगा।
ठीक है, डेल एल इक्वल्स टू, ये देखिए इसका हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला किया हुआ है ना। इसका ये जो मैं अभी फॉर्मुलेट कर रहा हूं इसको आपको अलग से, है ना, एक सेक्शन में एक अलग से हमने एक सेशन लिया था, उस सेशन में हमने इसकी डिस्कशन करी थी भाई, उसको अलग से एक हिस्सा बनाया था हमने कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इतना सारा एग्जाम में करने का समय तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये काम उधर करा के पहले ही आपको एक फॉर्मूला दे दिया, बट स्टिल दोबारा से मैं करा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लागू होते हैं। अब देखिए ना, ये फॉर्मूला क्या बना, ए से ये ए गया, ये एल से एल स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर डी जी, एल स्क्वायर डी जी अपॉन में 2 गामा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। हालांकि वहां पे जो फॉर्मूला लिखा है वो ये लिखा है कि गामा इक्वल्स टू एल स्क्वायर डी जी अपॉन में ट्वाइस ऑफ एल, ट्वाइस ऑफ एल क्या, ट्वाइस ऑफ डेल एल। तो मैं इसको रेड बॉक्स कर देता हूं, क्यों भैया, क्योंकि ये अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें यहां पर गामा नीचे चाहिए, गामा की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ डेल एल की मतलब है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं, देखिए कितना सा आसानी से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन बहुत छोटा सा भैया, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, कि जो भी खुद के ही द्रव्यमान की वजह से विरूपक बल लगेगा तो द्रव्यमान केंद्र के पर ही तो वो बल लगेगा ना, द्रव्यमान केंद्र इसके L/2 पे होता है। तो ये वाला ही सेगमेंट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, डेल एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां पर कुछ कुछ बातें दी गई है, उनकी हम बात करते हैं। रबर की जो डोरी है, पहले यहां पर लिख लेता हूं सब सारे क्वेश्चंस के फैक्टर्स। गामा यहां पर देखिए दिया गया 5 × 10⁻³ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। आपके पास में घनत्व तो मतलब डी की वैल्यू गिवन है भैया 1.5 × 10⁻3, ठीक है, 10⁻3, ठीक, kg पर क्यूबिक मीटर। इसके अलावा रबर की डोरी की लंबाई मतलब कैपिटल एल गिवन है यहां पर 10 मीटर, ठीक है, ये अपने पास में चीजें गिवन है। जी की वैल्यू हमें घर से याद रहती है कि भैया ये होती है कितनी, ये होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रखिए सब कुछ, चलिए, तो डेल एल इज इक्वल्स टू, डेल एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, चेंज कर लेते हैं, है ना, एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब कितना भाई, तो 10 का स्क्वायर इंटू डी, डी मतलब 1.5 × 10⁻³ इंटू जी 9.8 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 × 5 × 10⁻³, 2 × 5 × 10⁻³, यही चल रहा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको फटाफट। तो यहां पर क्या क्या नंबर्स दिख रहे हैं भाई, तो ये दिख रहा है कितना, 10 कर देता हूं, ठीक है, तो ये 1.5 इंटू 9.8 अपॉन में 2 इंटू यहां पर ये 10 की पावर 5, ये 3 और ये 2, 10 की पावर 5 बटा में ये जो हमारा मिल रहा है ना, 2 × 5 मतलब इसको 10 कर दिया, और ये 10 की पावर 3। तो ये फाइनली मैं चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, कैसा, इसको उठा करके ले आते हैं इधर ही साइड पे, है ना, 2 जीरोस और नीचे बढ़ाते हैं, क्या कर लूं, ये 2 जीरो और नीचे ले आइए, तो ये दोनों डेसिमल ले आएंगे, तो 15 × 98, ठीक है, 15 × 98, ये 2 जीरो नीचे आने की वजह से कितना हो गया, तो 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 पहले से ही था, ऊपर 10 की पावर 5 चल ही रहा है, तो 10 की पावर 6 हो गया। मतलब ये 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 15 से 15 6 90, 15 7 75, 105, है ना, और 15 8 में अगर जाएंगे तो कितना होगा भाई, तो ये हमारा मिल जाएगा हमारा 120, 15 8 20 से 12, और 15 9 135, 135 और 12, तो 135 10 45 47, 147, ठीक है। अब ये 10 के पावर तो रिजॉल्व हो चुके हैं, 6 दिख रहा है ना, ऊपर 5 है, तो एक नीचे 10 बचा होगा। लो भैया कितना मिल गया, 147, कितना मिल गया, 147, तो डेल एल की वैल्यू आ गई 147, ठीक है, कितना, 147। चलिए, तो यहां से हमारे पास में डेल एल की वैल्यू आ गई, अगर मीटर में करते हैं तो 1.47
इंटू 10 टू द पावर -3। फाइनली ये 1.47 इंटू 10 टू द पावर -3 ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें भैया ये -3 नहीं देखने को मिला। अच्छा, ओके, ये L स्क्वायर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर था, ठीक है, डन। 1.47 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, मेन कहानी भैया यहां पर फोकस्ड है, ये यहां पर हमारी पूरी पिक्चर चल रही है। ठीक, चलिए, तो अब इसको हटाता हूं मैं, एंड होपफुली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, मतलब यंग मॉड्यूलस के बेसिस पर जितने क्वेश्चंस करने थे उनमें ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था हमारा। अगले सेगमेंट में हम और सारे फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति की बात करी है। ऐसे ही हम जब बात करेंगे तो अभी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करेंगे, मतलब बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, एंड इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर एनर्जी स्टोर्ड की भी बात करेंगे, हम सभी सेगमेंट्स बात करने वाले। तो आपके लिए मैं एक एक सेगमेंट के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, ताकि है ना एक ही टाइप के जितने फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी कंप्लीट होते चले जाए। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जैसी ही बातें आती है तो वहां पे हर बार एक नया क्वेश्चन आता है। तो जब मुझे यह पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, भाई चेंज कर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जब ये बातें हमें समझ में आ जाती है तो हमें यह भी समझ में आ जाता है कि अच्छा अगर इतने सारे तरीके से इसको रीफ्रेम किया जा सकता है तो भाई और कौन कौन से नए फॉर्मेट्स बनेंगे, कौन से फॉर्मेट नहीं बनेंगे, कौन से बनेंगे, ये सारी चीजें जिस दिन हमारे दिमाग में चलने लगती है कॉम्पिटिटिव आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम एक एक सेगमेंट पे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, फिर हम मिसलेनियस की भी बात करेंगे। चलिए, तो इस सेशन को कर लेते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगले सेशन में हम और बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपको जैसा पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आते हैं। और ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेसिस पर है, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी है। आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो अब तो आपका कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी है ही। तो पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेसिस है। साथ ही साथ और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा बनाई गई है और सिर्फ आपके लिए डिजाइन की गई है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें कि भाई अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपके कोई सजेशन सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।